डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 36 लाख से ज्यादा ओबीसी छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। 9वीं से हायर एजुकेशन तक के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। सालाना 2 लाख या उससे कम आय वाले परिवारों को मिलेगा फायदा। ट्रांसजेंडर को भी मिल रहा योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड बेहद सख्त। केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर चल रहे सत्यापन कार्य के दौरान बड़ा खुलासा। राज्य भर में अब तक 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन खारिज। अयोध्या में राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण। परकोटा में शिव मंदिर के शिखर पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ध्वजारोहण। 29 अप्रैल शाम 5 बजे होगा ध्वजारोहण। कार्यक्रम की तैयारियों का डीएम ने किया निरीक्षण। नमस्कार। हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है। 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद 2026 का चुनाव केवल एक सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीतिक डीएनए के वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। बंगाल का सत्ता समीकरण मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार उनकी लोक लुभावन योजनाएं हैं, जो टीएमसी के अभेद्य दुर्ग और कल्याणकारी सुरक्षा चक्र का काम करती हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सीधी आर्थिक मदद ने टीएमसी के लिए एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर दिया है जिसे भेदना विपक्ष के लिए मुश्किलों से भरा है। बंगाल में करीब 27 से 30% मुस्लिम आबादी है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में यह आबादी निर्णायक है। टीएमसी का प्रयास मुस्लिम वोट को बिखरने से रोकना है, क्योंकि यहाँ सेंधमारी का मतलब सत्ता से बेदखली हो सकता है। पिछले कुछ चुनाव में हाशिए पर रहने के बाद वामपंथी दल सीपीएम इस बार नए और युवा चेहरों जैसे मीनाक्षी मुखर्जी के साथ वापसी की कोशिश में है। सत्ता विरोधी लहर का सबसे बड़ा कारण आरजीकर कांड और संदेश खाली की घटनाएं बन रही हैं। इन घटनाओं ने बीजेपी को महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक होने का मौका दिया। हाल के महीनों में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की रेप वाली घटना ने बंगाल के पारंपरिक सत्ता समीकरण को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर उतरी जनता और रात दखल करो जैसे आंदोलनों ने संकेत दिया है कि अब एक बड़ा वर्ग और पार्टियां इससे उठकर जवाबदेही की मांग कर रही हैं। यदि वाम और कांग्रेस गठबंधन अपना वोट शेयर 10 से 12% से बढ़ाकर 15% ऊपर ले जाता है, तो यह सीधे तौर पर टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगा और जिसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा। दक्षिण बंगाल के कुछ इलाके जैसे जंगल महल और तटीय इलाके टीएमसी के पावर हाउस हैं। यहाँ 150 से अधिक सीटें तय करती हैं कि कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग पर कौन बैठेगा। – 2019 के बाद से बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है। बीजेपी शहरी मध्यवर्ग और उन युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है जो रोजगार के अभाव में राज्य से बाहर जा रहे हैं। लेकिन बंगाल के सत्ता समीकरणों को गहराई से समझने के लिए हमें वहां 2 बड़े चेहरों की सीधी जंग और क्षेत्रीय सीटों के गणित को भी समझना होगा। यह चुनाव केवल पार्टियों की जंग नहीं, बल्कि 2 नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का भविष्य माना जाता है। ममता बनर्जी के बाद वे पार्टी के निर्विवाद नंबर 2 नेता हैं। ममता बनर्जी के भाई के बेटे हैं। विपक्षी दल अक्सर इस रिश्ते को लेकर पीसी भाईपो यानी बुआ भतीजे का तंज कसते हुए उन पर परिवारवाद का आरोप लगाती हैं। अभिषेक बनर्जी का पूरा जो तृणमूल 2.0 पर है, जहां वे पुराने नेताओं की जगह युवाओं को तरजीह दे रहे हैं। उनका डेटा ड्रिवन कैंपेन और बूथ स्तर का मैनेजमेंट जैसे तृणमूल नोबोजोवर टीएमसी को संगठित रखता है।
बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद शुभेंदु बीजेपी के लिए जायंट किलर बन चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी की कार्यप्रणाली को अंदर से जानते हैं, इसीलिए उनके हमले सीधे प्रशासनिक भ्रष्टाचार और भाईपो यानी भाई भतीजावाद पर होते हैं। शुभेंदु अधिकारी का पूरा फोकस हिंदू वोटों के एकीकरण और टीएमसी के गढ़ों में सेंध लगाने पर है। ध्रुवीकरण और मतुआ आउट के प्रभाव को देखें तो सीएए और मतुआ समुदाय का समर्थन बीजेपी के लिए दक्षिण बंगाल की कई सीटों पर संजीवनी रहा है। बीजेपी शहरी मध्यवर्ग और उन युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है जो रोजगार के अभाव में राज्य से बाहर जा रहे हैं। यदि यही आक्रोश ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचता है तो टीएमसी के लिए अपनी सुरक्षित गढ़ों को बचाना भी बहुत मुश्किल होगा। उत्तर बंगाल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का वर्चस्व रहा है। राजवंशी और आदिवासी समुदाय के वोट यहाँ सत्ता तय करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, और संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, राजनीतिक विश्लेषक। निपुण जी, पहला सवाल यही आपसे कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर बढ़ जाता है तो क्या ऐसी स्थिति में रिजल्ट बीजेपी की तरफ आ जाएगा या कोई और सत्ता समीकरण बन सकते हैं? निपुण जी। देखिए, जिस प्रकार से इस बार बीजेपी की तैयारी है और बीजेपी की तैयारी तरीके से चाक चौबंद, यानी कि हम देख सकते हैं कि चाहे प्रशासनिक रूप से काम करना हो या राजनीतिक रूप से काम करना हो, तो उम्मीद तो यही है कि बीजेपी का इस बार आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का एक भय का इन्वायरमेंट हम देखते थे, बोला जाता था, उस तरह का इन्वायरमेंट इस बार नहीं है। काफी अच्छी खासी फोर्सेस लगी हुई हैं, तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन और सत्ता में आने वाली है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस अपने बेस को पाने के लिए जो कोशिश कर रही है उसमें सफलता मिलेगी? देखिए, कांग्रेस का आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के देखिए क्या कितनी सीट निकल सकते हैं कांग्रेस की, मुझे तो उम्मीद नहीं है। और कांग्रेस जिस प्रकार का प्रयास कर रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि उतने ज्यादा नाकाफी। जिस प्रकार से फाइट आखिरकार दो ही पार्टी में है, टीएमसी और बीजेपी। इसके अलावा मैं नहीं मान के चल रहा कि कांग्रेस किसी भी तरीके से कोई भी चुनौती देने की स्थिति में या फाइट की स्थिति में। जी चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। अमीन साहब, बंगाल में लाखों युवा मतदाता पहली बार वोट करेंगे। उन्होंने अभी तक जो पहली बार वाले मतदाता हैं, उन्होंने वामपंथी या कहा जाए लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले शासन सत्ता को नहीं देखा है। क्या ऐसी परिस्थिति में उनके सामने सबसे बड़ा विकल्प क्या होगा? क्या सोचकर वो वोट कर रहे हैं? जी देखिए, जहां तक सवाल है यूथ का, तो यूथ जो है वो देख ही रहा है कि उसके सामने जो डेवलपमेंट हुए होंगे स्टेट के या उसके हित की कोई बात हुई होगी तो वो उसके बारे में सोचेंगे। अदरवाइज जो बीजेपी पार्टी है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और उनके जो लीडर्स हैं वो पब्लिकली साफ सुथरा तरीके से बोल रहे हैं कि हम एक अच्छा शासन देंगे, एक हम अच्छा प्रशासन देंगे और हम आपको जॉब देंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आपकी बातों से साफ है कि रोजगार और भविष्य ऐसे युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है, न कि पहचान की राजनीति। या बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी है? हाँ, देखिए, जब यूथ आ जाता है तो वो जो यूथ का डायरेक्शन है वो बहाव उधर ही चला जाता है। जैसा आपने कई स्टेटों में देखा है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि अब वो पुरानी घिसी पिटी बातों पर विश्वास नहीं करता है, वो प्रैक्टिकली देखता है कि हमें क्या कहा गया और क्या मिल रहा है, क्या हो सकता है। उन संभावनाओं पे वो वोट करेंगे और मैं समझता हूँ कि अगर ये यूथ की डायरेक्शन चेंज होती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। बीजेपी के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा, लेकिन ममता बनर्जी के लिए क्या होगा यह जानते हैं संदीप चौधरी जी से। संदीप चौधरी जी,
ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट इस बार कितनी चुनौतीपूर्ण है? ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारकर मुकाबले को बेहद कड़ा बना दिया। शुभेंदु ने इसे नंदीग्राम रिटर्न्स बनाने की कोशिश की है। जी संदीप जी। देखिए, जिस तरीके से भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो इस सीट को नंदीग्राम समझ रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा था नंदीग्राम जो शुभेंदु अधिकारी की सीट है, वहां पर ममता जी चली गई थी, ममता जी को हार देखना पड़ा था। बाद में वो इसी सीट से जीत करके आई। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। राजनीति में कई बार इस तरीके के सुसाइड होते हैं। मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल लड़ने चले गए थे, लेकिन वहां पर अरविंद केजरीवाल का कुछ उठना नहीं था। ऐसे कई हिस्ट्री में चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही है सुशासन देने की, महिला सुरक्षा देने की, महिला उत्थान की, महिला सशक्तिकरण की, ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। जिस तरीके से बीजेपी ने कई राज्यों में इस चीज के उदाहरण पेश किए हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो अशोक गहलोत ने सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अंकिता भंडारी का रेप हुआ, बीजेपी के बड़े नेता पर आरोप लगा, कोई एक्शन नहीं हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह हो सकते। लेकिन संदीप चौधरी जी, अगर ममता बनर्जी को वोट देना हुआ तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और इसकी बात नहीं होगी, बात तो बंगाल की होगी। बंगाल में आरजीकर अस्पताल रेप केस में ममता बनर्जी ने क्या किया? क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसी व्यवस्था कि अस्पताल में ही रेप हो जाए? ये तो संदीप जी मुंह पे तमाचा मारने वाली बात है। इस बात को अगर आप वहां के मुद्दे को दूसरे राज्य के मुद्दे पे ले जाएंगे तो उचित नहीं होगा। जी संदीप जी। पुण्य परसुन जी ये बात इसलिए कही कि बीजेपी ने कहा जैसे हमने दूसरे राज्यों में जैसे नेता और जैसा सुरक्षा का कवच दे रखा है, इस तरीके का भी हम बंगाल को देने की कोशिश करेंगे। हालांकि बंगाल से ना कोई नीरव मोदी निकल करके आ रहा है, ना कोई ललित मोदी निकल करके आ रहा है। तो ये चीजें अभी देखते हैं किस तरीके से बंगाल को। चलिए ठीक है निपुण जी। महिला सशक्त करने की निपुण जी, लक्ष्मी भंडार योजना क्या ममता बनर्जी के लिए गेम चेंजर साबित होगी? क्योंकि इससे महिलाओं को सीधे लाभ मिलता है। पहले बताया जा रहा था कि 1500 अब 3000। ऐसे में बीजेपी क्या इस तरह के प्रलोभनों का मुकाबला कर पाएगी? नहीं, देखिए, इस प्रकार के प्रलोभन काम तो करते हैं और हमने दिल्ली में देखा 2100, 2500, फिर बिहार में हमने देखा, तो काम तो किया। इस तरह के जो भी आपकी स्कीम्स आती हैं और खास तौर से महिलाओं को लेकर। लेकिन ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक आपको देखने को मिलेगा महिलाओं में, जो उनकी लोकप्रियता है निश्चित रूप से, और इस प्रकार की स्कीम उनकी और स्ट्रेंथ को मजबूत करेगी। लेकिन बीजेपी भी तो अपने बहुत सारे एजेंडे लेकर आई है। अगर हम उनके मैनिफेस्टो देखें तो महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने रखी हैं, और खास तौर से जो नारी शक्ति अभिनंदन बिल आया था उसका एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज बीजेपी ने देने का प्रयास किया है कि हम तो लाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के द्वारा ये नहीं आने दिया गया। वो भले ही मुद्दा कुछ भी रहा हो, पब्लिक में जिस प्रकार की मैसेजिंग गई है वो मैसेजिंग बीजेपी ने खूब लाव लश्कर के साथ में पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि वो भी बीजेपी इस बात को काउंटर करके चल रही है, काउंटर करके चल रही है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट, जबकि उनके खिलाफ फिर से शुभेंदु अधिकारी आ गए हैं, एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला होगा? देखिए, निश्चित रूप से एक लंबा समय ममता बनर्जी का हो चुका है और हम हर चुनाव में देखते हैं जिस प्रकार से वहाँ वायलेंस होता है, सब कुछ होता है। तो वो एक नेगेटिव कैंपेनिंग बिहार में, बंगाल में बन चुकी है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है वो गुड गवर्नेंस देने में फेल रही है। इस प्रकार का, चाहे आप प्रोपेगेंडा मान लीजिए या रियलिटी मान लीजिए। अभी आपने केस का जिक्र किया, उस केस को भी बीजेपी ने जिस जो पीड़ित थे उन पीड़ित को टिकट देकर उसको भी कैश कराने का पूरा प्रयास किया। और ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी का भी मैं देख रहा हूँ इस बार, जिस प्रकार से चुनावी कैंपेनिंग उनकी देख रहा हूँ, तो वो बहुत अग्रेसिव है इस बार, पहले जैसी नहीं है। यानी कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी डू एंड डाई की सिचुएशन में आगे खेल रही है। तो मुझे लगता है कि चुनौतीपूर्ण होगा ममता बनर्जी के लिए वो सीट निकालना, और शुभेंदु अधिकारी के लिए भी हो सकता है ये राजनीतिक रूप से एक बड़ा भविष्य तय करने वाला हो अगर इस बार हारते हैं तो। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन है। मोहम्मद अमीन साहब, ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं बंगाली बनाम बाहरी का मामला है। इस बार भी वह
स्थानीय संस्कृति और पहचान को ढाल बनाकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ तो प्रचार कर ही रही हैं, चुनाव आयोग को भी निशाने पर ले रही हैं। कह रही हैं ये सब जो चुनाव आयोग वाले भी हैं ये भी बाहरी लोग हैं जो हमारे यहाँ के सभ्यता संस्कृति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, पर्सनली जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने क्या, किसी ने नहीं छोड़ा है। ये तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक खुद मुकदमा लड़ने चली गई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें की जो नियमों के अंतर्गत थी और संवैधानिक थी। बल्कि यहाँ तक कि इन्होंने SIR के बारे में बात की थी तो उसमें भी जो पिटीशन आए तो पिटीशन सुनने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ही यहाँ के न्यायिक अधिकारियों को ड्यूटी लगा दी, और न्यायिक अधिकारियों ने जो किया है निर्णय वो उन्हीं के स्टेट के लोग हैं। ऐसा नहीं स्टेट के ही न्यायिक अधिकारी हैं, स्टेट के लोगों ने किया है। जैसे आप देखेंगे कि लास्ट फेज में 143 सिर्फ आए, लाखों के वोट 143 सिर्फ वेरीफाई कर पाए, और आगे के लिए भी मैं नहीं समझता हूँ कुछ ज्यादा वेरीफाई कर पाए होंगे जो ट्रिब्यूनल बनाया था। लेकिन आप इस बात को देखेंगे कि उनके शोर मचाने से या उनके करने से कुछ फायदा हुआ नहीं है, बल्कि इलेक्शन अपना काम करने की शैली है, सुरक्षा व्यवस्था अपने हिसाब से, ऑब्जर्वर यहाँ पे काम कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के ऑफिसर्स अपनी तरह काम कर रहे हैं और जो सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ मैं केवल अमीन साहब केवल एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या चुनाव आयोग को भी पार्टी बना देने से कोई राजनीतिक लाभ दिखता है क्या राजनीतिक दलों को, क्योंकि वो बार बार आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर भी? नहीं, देखिए इससे लाभ तो मिलेगा उनको, टीएमसी को लाभ ये मिलेगा कि बताएंगे कि भाई इनकी तरफ से लड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ देखने वाले भी लोग हैं, समझने वाले भी लोग हैं, और उनके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उनके सामने होगा। जैसे याद होगा पहले की कॉलोनी के बाहर ताले लगा दिए जाते थे और कहा जाता था कि अगर बाहर निकले तो हम बम मार देंगे, और आज ठीक है इलेक्शन में आप जिसको चाहिए वोट दीजिए, उसके बाद हम आपके घर फूंक देंगे, और उनको घर खाली करा दिया जाता था, उनकी झुग्गियां फूंक दी जाती थी, उनके मकान जला दिए जाते थे, जो स्पष्ट तौर से पहले। और आज की डेट में आप देखेंगे पिछला एक राउंड निकल गया, पिछली बार 40 एक राउंड निकल गया, दूसरा राउंड आने वाला है। सांसें नेताओं की फूली हुई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है जनता का मूड क्या है। हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल विधानसभा चुनाव की। उत्तर बंगाल जहां से 54 सीटें आती हैं, यहाँ बीजेपी का मजबूत गढ़ है। राजवंशी, गोरखा और आदिवासी समुदाय निर्णायक हैं। अलग राज्य यानी यूनियन टेरिटरी की मांग भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। संदीप चौधरी जी, क्या इस तरह की मांगों से वोटर्स पे फर्क पड़ता है? देखिए बिल्कुल वोटर्स पे फर्क पड़ता है। हर चीज का क्या माहौल हो रहा है, किस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, क्या मुद्दे बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से ममता जी ने जो मुद्दा बनाया है कि आप बंगाल को देंगे क्या, बीजेपी बंगाल को क्या दे सकती है, कि बीजेपी बंगाल को ब्रजभूषण शरण सिंह दे सकती है, कुलदीप सेंगर दे सकती है, चिन्मय अनंत दे सकती है। इस तरीके का माहौल बनाया जा सकता है जो आज की तारीख में बंगाल के अंदर नहीं है। बंगाल को ललित मोदी मिल सकता है, नीरव मोदी मिल सकता है, विजय माल्या मिल सकता है, जो आज की तारीख में बंगाल के अंदर नहीं है। बंगाल को अशोक खरात मिल सकता है, जो आज के अंदर तारीख में बंगाल के अंदर नहीं है। बंगाल के अंदर एक महिला है जो प्रदेश को चला रही है। बीजेपी अपने किसी पिट्ठू को बैठाना चाहती है, मतलब महिला के हाथ में सत्ता छीन कर संदीप जी, आप बेहद मजबूती से टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पे ममता बनर्जी क्यों चुप्पी साध जाती हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल प्रसून जी आपने पूछा। ये पहली बात तो मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं सच्चाई रख रहा हूँ। अगर मैं ये कहूंगा कि भाई अभी बीजेपी के नेता ने अमेरिका के अंदर बैठ करके ये कहा कि देखिए हम अमेरिका की वजह से ईरान हमने छोड़ दिया, अमेरिका की वजह से रूस हमने छोड़ दिया। संदीप चौधरी जी, आप तो ममता बनर्जी की राजनीति पे पूछ रहे हैं ना कि बीजेपी पे। नहीं, सुन तो लीजिए संदीप जी, आपके साथ क्या है दिक्कत की आपसे हम पूछते कुछ हैं, आपसे पूछते हैं चांदपुर बताते हैं, रामपुर, आप रामपुर की बात करेंगे तो कानपुर चले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। नहीं संदीप चौधरी जी, नहीं संदीप चौधरी जी, आपको सीधे ममता बनर्जी जी के उस पर बताना है। ऐसे तो अगर हम कथा सुनेंगे तो कथा में अनंत कथा शुरू हो जाएगी। फिर सुन लीजिए संदीप जी, सीधे मुद्दे पे बात करिए। सुन तो लीजिए, सीधे मुद्दे पे बात करिए कि घुसपैठियों के मुद्दे पे आखिर डिफेंसिव क्यों होती है ममता दीदी? अरे उस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप डिफेंसिव क्यों होती है ममता दीदी घुसपैठियों पे, इस पे बता दीजिए आप। पुण्य प्रसून जी घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा, इस पे बात होनी चाहिए, मैं इस पे जरूर बोलूंगा। देखिए आप मुझे ये बताइए, अगर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से देश में घुस जाए तो क्या ममता बनर्जी जिम्मेदार
बता रहे हैं कि गुजरात। चलिए संदीप चौधरी जी, आप क्या बता रहे हैं, इसका जवाब देंगे डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। अमीन साहब, ये कह रहे हैं घुसपैठ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो कहीं से कोई घुस सकता है। नहीं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अरे राज्य सरकार की और किसकी है? राज्य सरकार की, ममता बनर्जी की है। आप पूरा उठा के बांग्लादेश बसाए जा रहे हैं सीएए के जरिए। सुन तो लीजिए संदीप चौधरी जी, जिम्मेदारी क्या ममता बनर्जी की है? शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत में सर डाल देने से समस्या हल नहीं होती है, उसको फेस करना पड़ता है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब है। अमीन साहब, ये पूछ रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है घुसपैठ? देश के अंदर अगर मोहम्मद अमीन साहब को सुनिए। देखिए, जहां तक सवाल है प्रसन्न जी, हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ भारत नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार देता है। और ये प्रथा रही है, आज से नहीं, बहुत पुरानी प्रथा है कि बांग्लादेश से 71 की बात आई थी और उस समय से काफी लोग हमारे यहाँ बांग्लादेशी आ चुके थे और अभी भी बीच में वो आते जाते रहते हैं। और जब ये हमारा SIR का मुद्दा शुरू हुआ था, उसमें वोटर लिस्ट में काफी लोग बॉर्डर पे पाए गए जो यहाँ से निकल के भाग गए थे। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि 47 और 50 लाख के आसपास जो वोट कटे हैं और उनका कोई भी प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा, ना वो उसको अपने वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो यही वजह है। अब रुकिए, क्या है कि इलेक्शन कमीशन का तो काम नहीं है बांग्लादेशियों को भगाना, ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, गृह मंत्रालय का। लेकिन आप देखिए, जो हमारी रिपोर्ट जाएंगी जिलाधिकारी को जो रिपोर्ट जाएंगी, उन रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई होगी और उनको यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन इस समय कम है, इसलिए इलेक्शन के बाद ही संभव हो पाएगा कि कितने यहाँ से घुसपैठिए निकाले गए। चलिए ठीक है। निपुण जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या एक सबसे बड़ा कारण क्या होगा? अगर नहीं परिवर्तन होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? देखिए, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि जो एक लंबे समय तक ममता बनर्जी की सरकार रही और जो एक हिंदुत्व का मुद्दा रहा, उसको कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार ठीक से कैश नहीं कर पाई या ठीक से उसको होना नहीं पाई। कहीं ना कहीं जो एक भेदभाव देखने को मिला, उसको ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं जगह दी है बंगाल के अंदर। नहीं तो बंगाल में बीजेपी का जगह नहीं बन पाती। तो मुझे एक तो लगता है गुड गवर्नेंस, दूसरा जो बांग्लादेशी घुसपैठे का मुद्दा और तीसरा हिंदुत्व का मुद्दा, ये तीन मुद्दे ऐसे हैं जो बंगाल के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। चलिए, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो बुद्धिजीवी मतदाता था, ममता दीदी से छिटका क्यों? उसका कारण बताया जा रहा है कि कोलकाता उसके आसपास जहां 50 सीटें हैं, आरजीकर रेप कांड जो मध्यम वर्गीय वोटरों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, अस्पताल में घुसकर रेप करने जैसी घटना असल में उस विश्वास को तोड़ दिया है। जो लोग सोचते थे कि ममता बनर्जी कुछ भी करें, औरतों की अस्मिता को किसी भी हालत में छेड़ने नहीं देंगी, लेकिन यह भ्रम टूटा है। 2026 का समीकरण इस बात पर निर्भर भी करेगा कि क्या बीजेपी ग्रामीण बंगाल के इनविजिबल या अमूर्त वोट को बदल पाती है, या ममता बनर्जी का माँ माटी मानुष का इमोशनल कार्ड और कल्याणकारी योजनाएं एक बार फिर सभी बाधाओं को पार कर लेंगे। फिलहाल बंगाल की सत्ता की कुंजी महिला मतदाताओं और युवाओं के आक्रोश के बीच फंसी हुई नजर आती हैं। आप तीनों चर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।